उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा। तो भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय जो है वह भूगर्भीय रूप से क्या है, युवा है। और बनावट की दृष्टि से, तो बनावट की दृष्टिकोण से क्या है, नवीन वलित पर्वत है हिमालय। तो हमको याद रखना है कि भारत की उत्तर सीमा में हिमालय है और हिमालय भूगर्भीय रूप से क्या है, युवा है। और बनावट की दृष्टि से क्या है, नवीन वलित पर्वत है। ये पर्वत श्रृंखला पूर्व पश्चिम दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। तो याद रखना है कि हिमालय जो है पूर्व पश्चिम से पूरब, हिमालय पर्वत क्या है, पश्चिम से पूरब दिशा में सिंधु से लेकर कहां तक फैली है, ब्रह्मपुत्र तक फैली है, सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक। हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां कहाँ हैं, हिमालय में। हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई औसत, तो हिमालय की लगभग कितनी लंबाई है, 2500 किलोमीटर, और चौड़ाई लगभग 240 किलोमीटर है। तो हिमालय की लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी है, 240 किलोमीटर। फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है हिमालय, अर्धवृत्त का, क्योंकि हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है और चौड़ाई 240 किलोमीटर। और हिमालय क्या करता है, अर्धवृत्त का निर्माण करती है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है। तो कश्मीर में चौड़ाई कितनी है हिमालय की, 400 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी। और भारत के प्रमुख भारतीय हिमालय क्षेत्र वाले राज्य, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा है। तो ये सभी राज्य क्या है, यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेकर यहाँ तक त्रिपुरा तक, ये सभी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। या तो हिमालय वाले राज्य है या तो केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल की पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या आते हैं, तो हिमालय के क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ आते हैं असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी आते हैं। इतना याद रखेंगे। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। तो पश्चिमी भाग की अपेक्षा, यानी कि हिमालय के पूर्वी भाग में जो स्थित है, अधिक विविधता पाई जाती है। कहाँ अधिक विविधता पाई जाती है, तो अधिक विविधता जो है हिमालय के पूर्वी भाग में पाई जाती है और पश्चिमी भाग में कम पाई जाती है। हिमालय के निर्माण की आयु के आधार एवं वलयों के तीव्रता के आधार पर 3 समांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो हिमालय को आयु के आधार पर, किसके आधार पर, आयु के आधार पर और वलय तीव्रता के आधार पर 3 समांतर संरचनात्मक क्षेत्र में बांटा गया है हिमालय को, जिसमें बृहद हिमालय, और बृहद हिमालय को हम महान हिमालय के नाम से जानते हैं। लघु हिमालय को हम मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। बाह्य उप हिमालय या इसे शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। तो 3 संरचनात्मक क्षेत्र है हिमालय के, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय। बृहद हिमालय को हम महान हिमालय कहते हैं, लघु हिमालय को हम मध्य हिमालय कहते हैं और बाह्य हिमालय को हम शिवालिक हिमालय कहते हैं। हिमालय का उपर्युक्त अनुदैर्ध्य विभाजन उत्तर से दक्षिण क्रम में है। तो यह उत्तर से दक्षिण के क्रम में इसका विभाजन किया गया है। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, ट्रांस हिमालय को ही हम पार हिमालय कहते हैं। याद रखेंगे, ट्रांस हिमालय को ही हम पार हिमालय कहते हैं। अंतिम रूप से उत्थान क्रिस्टेशियस
पेलियोजीन कल्प तक हुआ है। कहां से हुआ है? क्रिस्टेशियस पेलियोजीन कल्प तक हुआ है हिमालय का निर्माण। इस प्रकार यह हिमालय सब हिमालय से प्राचीन श्रेणी है। तो ट्रांस हिमालय क्या है? ट्रांस हिमालय या पार हिमालय क्या है? वह जो है प्राचीन श्रेणी। हिमालय की अन्य श्रेणियां का उत्थान सीनोजोइक महाकल्प में हुआ है। तो अन्य श्रेणियां इसका जो है यानी कि मध्य और शिवालिक, इसका जो निर्माण है या उत्थान जो है कब हुआ है? सीनोजोइक महाकल्प में। तो सीनोजोइक महाकल्प के पेलियोजीन एवं नियोजीन कल्प में विभिन्न युग में हुआ है। बृहद हिमालय या महान हिमालय हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी है। तो बृहद हिमालय या बृहद हिमालय या महान हिमालय हिमालय की क्या है? दूसरी प्राचीन श्रेणी, जिसका निर्माण ओलियोगोसीन, तो ओलियोगोसीन युग में हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? ओलियोगोसीन में बृहद हिमालय या महान हिमालय की, और यह दूसरी प्राचीन श्रेणी है जो 34 या 33 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। इसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी का निर्माण मध्य मायोसीन युग यानी कि 14 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। तो लघु हिमालय का निर्माण कब हुआ है? मध्य मायोसीन युग में और 14 मिलियन वर्ष पूर्व। तथा शिवालिक का सबसे प्राचीन सबसे नवीनतम श्रेणी का निर्माण मुख्यतः सेनोजोइक महाकल्प नियोजीन कल्प के अपर मायोसीन यानी कि प्लायोसीन युग में हुआ है। तो याद रखेंगे शिवालिक का निर्माण कब हुआ है? सीनोजोइक कल्प के नियोजीन कल्प के आधार पर क्या है? अपर मायोसीन या प्लायोसीन युग में हुआ है। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। तो हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित है जिसे हम महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। तो महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री इसी का नाम है। सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। तो हिमालय के उत्तरी भाग में जो आंतरिक हिमालय या हिमाद्री या महान हिमालय है, यह सतत श्रृंखला है जिसमें लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर होते हैं। तो सतत श्रृंखला पाई जाती है महान हिमालय में, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर की ऊंचाई है। महान हिमालय स्थित एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है। यानी कि महान हिमालय में क्या है? माउंट एवरेस्ट है जो विश्व की सर्वोच्च चोटी है या सबसे ऊंची चोटी है। यह कहाँ है? नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल और तिब्बत की सीमा पर। कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो कंचनजंगा क्या है? विश्व की तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। यह पूर्व में तीस्ता नदी, तो पूर्व में क्या है? तीस्ता नदी एवं पश्चिम में तामुर नदी के बीच है। तो कंचनजंगा कहाँ है? तीस्ता नदी और तामुर नदी के बीच। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम की सीमा पर स्थित है। तो कंचनजंगा कहाँ स्थित है? नेपाल और सिक्किम के सीमा पर। अन्नपूर्णा चोटी इसकी स्थिति उत्तर मध्य नेपाल में है। तो अन्नपूर्णा की चोटी कहाँ है? उत्तर मध्य नेपाल में। धौलागिरी चोटी भी नेपाल के पश्चिम मध्य में स्थित है। तो धौलागिरी कहाँ स्थित है? धौलागिरी नेपाल के पश्चिम मध्य में स्थित है। और अन्नपूर्णा कहाँ स्थित है? उत्तर मध्य नेपाल में। महान हिमालय के वलय प्रकृति
असममित हैं। तो महान हिमालय के वलय प्रकृति कैसी है? असममित प्रकृति है। असममित प्रकृति किसकी है? महान हिमालय की। हिमालय की इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। हिमालय का जो है, महान हिमालय का जो भाग है वह किससे बना है? क्रोड ग्रेनाइट से। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। यह क्या होता है? बर्फ से ढकी रहती है। कौन? महान हिमालय। इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, और बहुत सी किसका? हिमानियों का प्रवाह होता है। इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है। तो हिमालय से जो नदियां निकलती क्या है? सतत वाहिनी नदियां, ये हमेशा बहती रहती है। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहा जाता है। तो याद रखेंगे, हिमालय के दक्षिण में स्थित है। क्या है? दक्षिण में स्थित है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। निर्माण इसका जो है अत्यधिक संपीड़ित, किससे हुआ है? अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैल से हुआ है। तो लघु हिमालय और मध्य हिमालय का निर्माण जो है किससे हुआ है? अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैल से। ऊंचाई इसकी 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है। तो लघु हिमालय या मध्य हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच। और चौड़ाई लगभग इसका जो है, चौड़ाई कितना है? 40 से 80 किलोमीटर। चौड़ाई कितना है? 40 से 80 किलोमीटर। अब एनसीईआरटी के अनुसार क्या है? इसकी चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर है। वैसे तो इसका 40 से 80 किलोमीटर चौड़ाई है, लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि लघु हिमालय की चौड़ाई जो है 50 किलोमीटर है, के मध्य है। मध्य हिमालय में पीर पंजाल सबसे श्रृंखला सबसे लंबी है। तो मध्य हिमालय में याद रखेंगे सबसे लंबी श्रृंखला कौन सा है? पीर पंजाल की श्रृंखला। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, ये भी है मध्य हिमालय में। क्या है? धौलाधर श्रृंखला और महाभारत श्रृंखला भी है। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा कुल्लू की घाटियां स्थित है। तो मध्य हिमालय में क्या है? कश्मीर की घाटी और हिमाचल के कांगड़ा कुल्लू की घाटी भी मध्य हिमालय में है। हिमालय की सबसे बाहरी, ध्यान रखेंगे, बाहरी श्रृंखला क्या है? शिवालिक, या इसे बाह्य श्रृंखला बोलते हैं, या तो बाहरी श्रृंखला बोलते हैं, या तो इसे शिवालिक कह सकते हैं। इसकी चौड़ाई, अब देखिए शिवालिक की चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई है लगभग 10 से 15 किलोमीटर और ऊंचाई है 900 से 1100 किलोमीटर। याद रखेंगे, ये श्रृंखला यानी कि शिवालिक की श्रृंखला उत्तर में स्थित हिमालय की श्रृंखला से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। तो शिवालिक की श्रेणी किससे बनी है? नदी द्वारा लाई गई अवसाद या असंपीड़ित अवसाद से बनी है। निम्न हिमाचल या लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच अनुदैर्घ्य घाटी को दून के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे, निम्न हिमालय कहिए या इसे लघु हिमालय कहिए, और शिवालिक, इन दोनों के बीच में क्या है? अनुदैर्घ्य मतलब घाटी है, इसे दून के नाम से जानते हैं। अब इस दून में कुछ दून है जिसमें देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। तो ये तीनों दून हैं जो मध्य हिमालय इसके बीच है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच क्या है? देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। याद रखेंगे। शिवालिक क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूरब में तीस्ता के बीच, याद रखेंगे, शिवालिक क्षेत्र के गिरिपद में यानी कि शिवालिक के नीचे गिरिपद में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच जलोढ़ एवं गुटिका यानी कि कंकर बजरी निक्षेपित मैदान को भाबर कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे क्या है? शिवालिक की श्रेणी में पश्चिम में क्या है? सिंधु से पूर्व तीस्ता के बीच
सिंधु से पूर्व में और तीस्ता के बीच क्या है, जलोढ़ गुटिका क्या बनाती है, जलोढ़ गुटिका यानी कि कंकर। गुटिका का याद रखेंगे, कंकर या बजरी क्षेत्र मैदान को हम क्या बोलते हैं, भाबर बोलते हैं। सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर है चौड़ी, तो भाबर क्या है 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी है। और हिमालय नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक अग्र क्षेत्र में की गई कंकर और बजरी के जमावों से निर्मित है। तो ध्यान रखेंगे, भाबर का जो मैदान है वह भाबर कितना है, 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी है। और हिमालय नदियों द्वारा क्या है, ढाल भंग होने के कारण, ढाल इसका भंग होने के कारण शिवालिक अग्र क्षेत्र में कंकर और बजरी क्या है, कंकर और बजरी जमावों से बना है। कंकर और बजरी की संरंध्रता इतनी अधिक है, इतनी अधिक होती है कि समूची नदी इसमें लुप्त हो जाती है। तो याद रखेंगे, कंकर और बजरी से जो कंकर और बजरी से जो बनती है संरंध्रता इसमें बहुत ज्यादा होती है, जिससे कारण यह नदी क्या है, लुप्त हो जाती है यानी कि गायब हो जाती है। धरातल पर केवल सूखी घाटी ही दिखाई देती है। और धरातल पर, धरती पर क्या होता है, केवल सूखी हुई घाटी दिखाई देती है, क्योंकि यह तो लुप्त हो जाती है नदी। यहाँ भाबर मैदान की चौड़ाई पूरब में कम, याद रखिएगा भाबर क्या है, चौड़ाई जो है पूरब में कम और पश्चिम में अधिक पाई जाती है। भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र है। याद रखेंगे, भारत के दक्षिण में क्या है, 15 से 30 किलोमीटर तक क्या है, चौड़ा जो है वह दलदली क्षेत्र है, जिसे तराई कहते हैं। तो भाबर के दक्षिण में जो दलदली क्षेत्र है जो 15 से 30 किलोमीटर तक चौड़ा है, उसे हम तराई कहते हैं। भाबर की लुप्त नदियां यहाँ प्रकट हो जाती है। देखिए, भाबर की जो नदी लुप्त हो गई थी वह क्या होता है, तराई क्षेत्र में प्रकट हो जाती है, दिखाई देती है। महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय या पार हिमालय स्थित है। याद रखेंगे, महान हिमालय के उत्तर में क्या है, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय स्थित है। पामीर की गांठ मध्य एशिया ट्रांस हिमालय में स्थित है। तो पामीर की पठार या गांठ क्या है, ट्रांस हिमालय में है, याद रखेंगे। पामीर की पठार कहाँ है, ट्रांस हिमालय में। काराकोरम लद्दाख जास्कर पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय का ही भाग है। तो याद रखेंगे, पामीर के पठार, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत कहाँ है, ट्रांस हिमालय का भाग है। हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिम हिस्से में स्थित है। याद रखेंगे कि पर्वत कैलाश पर्वत भी कहाँ है, ट्रांस हिमालय का भाग है और यह पश्चिम में स्थित है। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थिति क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। इसके वर्गीकरण को हम नदी घाटियों सीमाओं के आधार पर कर सकते हैं। तो वर्गीकरण किस पे करते हैं, नदी घाटी की सीमाओं के आधार पर। अब देखिए, सतलुज एवं सिंधु के बीच, सतलज सिंधु के बीच क्या है, हिमालय के भाग को हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, सतलज और सिंधु के बीच क्या है, पंजाब हिमालय। और पश्चिम से पूर्व तक इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, पश्चिम से पूर्व तक इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। सतलज तथा काली नदी के बीच को हम क्या बोलते हैं, हिमालय का जो भाग है उसे हम कुमाऊं हिमालय कहते हैं। तो सतलज और काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय होती है। काली और तीस्ता, याद रखेंगे, काली और तीस्ता नदी के बीच जो है वह नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। क्या, तो काली तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। और तीस्ता दिहांग के बीच असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो तीस्ता दिहांग के बीच क्या है, असम हिमालय। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। तो ब्रह्मपुत्र क्या बनाता है,
हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा। दिहांग महाखड्ड या गॉर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तिरछी मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। तो हिमालय क्या है? दिहांग महाखड्ड क्या है? हिमालय की दक्षिणी ओर तिरछा मोड़ बनाते हुए क्या होता है? पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। तो पूर्वी पहाड़ी या पूर्वांचल के नाम से हम किसे जानते हैं? तो हम जानते हैं दिहांग महाखड्ड को। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्य से होकर गुजरती है। किससे गुजरती है? उत्तर पूर्वी राज्य से। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियां अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। तो पूर्वी हिमालय की पहाड़ी कैसे फैली है? समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर ये पहाड़ियां शामिल है। तो पूर्वांचल में कौन सी पहाड़ी शामिल है? पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर की पहाड़ियां। भारत के लिए हिमालय का बड़ा महत्व है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग साइबेरिया से आने वाली शीतलहर का अनुभव होता और सिंधु गंगा मैदान इतनी सुवृष्ट जलोढ़ मृदा से वंचित होता। तो क्या होता? अगर हिमालय नहीं होता तो क्या होता? तो हिमालय की पर्वत श्रेणियां अगर नहीं होती तो साइबेरिया से जो शीतलहर आती है वह क्या होता है? शीतलहर का अनुभव होता और सिंधु गंगा का मैदान जो है जलोढ़ मृदा से वंचित होता, यानी कि जलोढ़ मृदा नहीं होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। और क्या होता? मानसून का प्रतिरूप क्या है? वर्तमान में जो प्रतिरूप है उससे अलग होता। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। देखिए, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर क्या करता है? वर्षा का कारण बनता है। तो वर्षा का कारण क्या है? हिमालय पर्वत ही है। साथ ही हिमालय का क्षेत्र प्रवाहित होने वाली सिंधु, गंगा और सहायक नदियां अपर्दन एवं निक्षेप के द्वारा जलोढ़ मृदा का निर्माण करती है। तो सिंधु, गंगा और इसकी सहायक नदियां क्या करती है? निक्षेप के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है। अटल टनल। अब अटल टनल क्या है? 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल में। तो अटल टनल कहाँ है? हिमालय के पूर्वी भाग में है, पीर पंजाल में है, जो लेह और मनाली हाईवे पर हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। तो अटल टनल कहाँ बनाया गया है? हिमाचल प्रदेश में। और यह हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल में है, जो लेह और मनाली हाईवे पर बनाया गया है। ये पूरे वर्ष लद्दाख के राजनीतिक रूप में महत्वपूर्ण क्षेत्र के बीच दूरी समय घटाती है। तो क्या है? राजनीतिक रूप से लद्दाख के क्षेत्र में क्या करता है? यह दूरी को घटा देती है और मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से पूरे वर्ष जोड़ के रखती है। तो अटल टनल किसको जोड़ के रखती है? मनाली से लाहौल स्पीति घाटी को। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन, तो अटल टनल का निर्माण किसने किया? सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया और यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 2002 में अटल टनल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं ले जन प्रकाश सूरी डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने टनल की पहुंच सड़क आधारशिला रखी थी। तो अटल टनल क्या है? 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तथा ले जन प्रकाश सूरी
और डायरेक्टर इसके थे जर्नल बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। क्या किया था? टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी। अब 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया था? 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, इसका उद्घाटन किया था अटल टनल का। हिमालय के कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम थ्रस्ट भ्रंश दरार या फॉल्ट पाए जाते हैं। तो हिमालय में कई प्रकार के क्या है? थ्रस्ट पाए जाते हैं या भ्रंश या दरार फॉल्ट पाए जाते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर मेन फ्रंटल थ्रस्ट क्या है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर मेन फ्रंटल थ्रस्ट है, जिसे हम MFT कहते हैं। MFT एवं MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट मध्य या उप हिमालय शिवालिक का विस्तार है। तो किसका विस्तार है? मेन बाउंड्री फोल्ड। तो MFT और MBT ये किसका विस्तार है? उप हिमालय यानी कि शिवालिक हिमालय का। MBT मेन MBT और MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट के मध्य लघु हिमालय का विस्तार है। तो मेन बाउंड्री फोर्स और मेन सेंट्रल थ्रस्ट के बीच किसका है? लघु हिमालय का विस्तार है। इसके ऊपर बृहद हिमालय जिसे CCZ, तो CCZ भी कहा जाता है, इसका विस्तार है। MCT के ऊपर HHC स्थित है। याद रखेंगे MCT के ऊपर क्या है? HHC स्थित है। तिब्बत हिमालय थेटियन के उत्तर में अवस्थित है। इसके उत्तर में सिंधु सांगपो सिंचर क्षेत्र अवस्थित है। तो इसके उत्तर में क्या है? सिंध सांगपो सिंचर क्षेत्र। ITSZ के उत्तर में ट्रांस हिमालय है। तो ITSZ के उत्तर में क्या है? ट्रांस हिमालय। इन उत्क्रम क्षेत्रों की अवस्थिति हिमालय भौगोलिक संरचना के कारण भारत का सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र बन जाता है। तो भारत का सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र इनके कारण बन जाता है। और इस क्षेत्र में प्लेटों के संचालन के कारण भूकंप प्रवण क्षेत्र है। तो यह क्या है? प्लेटों के कारण क्या है? प्लेटों के संचालन के कारण भूकंप प्रवण क्षेत्र है। दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां। भारत के बृहद क्षेत्रफल में प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल जो कि पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित सेल से बना है। तो क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरण सेल से बना है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना लैंड के टूटने या खिसकने के कारण बना प्राचीनतम भूभाग है। तो याद रखेंगे प्रायद्वीपीय पठार क्या है? सबसे प्राचीनतम भाग है और यह गोंडवाना लैंड के टूटने या खिसकने से बना है। इस पठारी भाग में चौड़ी और छिछली घाटियां, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार में चौड़ी और छिछली घाटियां हैं। गोलाकार पहाड़ियां हैं। क्या है? पहाड़ी कैसा है? गोलाकार। कहाँ? प्रायद्वीपीय में। और इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, उच्च मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। ये दोनों इसके भाग हैं। नर्मदा के नदी के ऊपर प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा पठार के अधिकतर भाग में फैला है। तो प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग है वह नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा पठार के अधिकतर भाग में फैला है। उसे उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उच्च भूमि के नाम से। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली घिरी है। तो विंध्य श्रृंखला क्या है?
दक्षिण में सतपुरा श्रृंखला से घिरा है और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा है। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान से एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक 692 किलोमीटर तक और कुछ प्रमाणिक स्रोत 800 किलोमीटर की लंबाई तक फैली है। तो अरावली कितना तक फैली है? तो अरावली की लंबाई कहाँ है? गुजरात से पालनपुर, राजस्थान से लेकर हरियाणा, दिल्ली तक फैली है 692 किलोमीटर और कुछ स्रोत के अनुसार 800 किलोमीटर तक लंबाई में फैली है। कौन श्रृंखला? अरावली। निर्माण अरावली का जो है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। तो प्री कैम्ब्रियन काल में किसका निर्माण हुआ? अरावली का। और प्री कैम्ब्रियन काल को हम प्रोटेरोजोइक यान भी कहते हैं। लगभग 1 अरब वर्ष पूर्व हुआ माना जाता है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1 अरब वर्ष पूर्व। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में से एक है। तो भारत की प्राचीनतम श्रृंखला है यह, और विश्व की क्या है? सबसे प्राचीन श्रृंखला है अरावली। सर्वोच्च चोटी इसका जो है गुरु शिखर। अरावली की सर्वोच्च चोटी क्या है? गुरु शिखर। 1722 मीटर की ऊंचाई है। और अरावली को हम अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। रिड्यूसियल माउंटेन का उदाहरण है यह अरावली। तो अरावली को हम अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। अवशिष्ट पर्वत उन पर्वत को कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत अपर्दन की शक्ति द्वारा अपर्दित होकर नीचे हो जाते हैं तथा उनका अवशिष्ट शेष अवरोधक भाग दृष्टिगोचर होता है तथा इसका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों पर अत्यधिक अपर्दन होने से होता है। इसे घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। तो याद रखेंगे अरावली क्या है? घर्षित पर्वत या तो अवशिष्ट पर्वत है। और इसके उदाहरण में क्या क्या है? उदाहरण में देखते हैं विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत और सतपुरा पर्वत। ये तीनों क्या है? अवशिष्ट पर्वत या तो घर्षित पर्वत है। सतपुरा श्रेणी। सतपुरा श्रेणी दक्कन पठार का भाग है। तो सतपुरा किसका भाग है? दक्कन के पठार का। और विस्तार कहाँ है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इतने राज्य में क्या है? सतपुरा की श्रेणी का विस्तार है, जो कि दक्कन के पठार का भाग है। इन श्रेणी में उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी सतपुरा के कहाँ है? उत्तरी भाग पर। और दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी है, बहती है। सतपुरा श्रेणी इन दोनों नदियों के मध्य स्थित भ्रंशोत्थ श्रेणी है। तो दो नदियों यानी कि नर्मदा और ताप्ती के बीच क्या है? भ्रंशोत्थ श्रेणी का भाग है सतपुरा, जो अब अपशिष्ट श्रेणी के रूप में विद्यमान है। तो सतपुरा किसके रूप में विद्यमान है? अपशिष्ट श्रेणी के रूप में। धूपगढ़ चोटी सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी है और यह पंचमढ़ी में स्थित है। याद रखेंगे धूपगढ़ चोटी किसका भाग है? सतपुरा का, जो कि सबसे ऊंची चोटी है सतपुरा का, जो पंचमढ़ी में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में है। तो कहाँ है? नर्मदापुरम जिले में। और यह पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो पश्चिमी घाट को हम किसके नाम जानते हैं? सह्याद्री कहते हैं पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, जो केरल में इसे सहस्य पर्वतम के नाम से जानते हैं। तो सहस्य पर्वतम के नाम से हम किसे जानते हैं? पश्चिमी घाट के सह्याद्री को। तो पश्चिमी घाट या सह्याद्री को हम किस नाम से जानते हैं केरल में? सहस्य पर्वतम के नाम से। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित है, जिसे अनायमुड्डी चोटी 2695 मीटर की ऊंचाई है।
पश्चिमी घाट दक्षिण क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। तो याद रखेंगे, पश्चिमी घाट जो है इसका दक्षिण का क्षेत्र जो है उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। मतलब दक्षिण क्षेत्र क्या है, अधिक ऊंचा है, और उत्तर कम ऊंचा है। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिम सागर तट के समांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु 1600 किलोमीटर की लंबाई, उत्तर में ताप्ती के मुहाने और दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। तो कहां तक पाया जाता है? अनायमुडी गुजरात से लेकर तमिलनाडु 1600 किलोमीटर की लंबाई में, और उत्तर में ताप्ती के मुहाने से लेकर दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। ब्रह्मोत्सव या ब्लॉक पर्वत है। अब कौन सा पर्वत ब्लॉक पर्वत है? अनायमुडी, और ब्रह्मोत्सव पर्वत है अनायमुडी। इसका निर्माण स्थल एक खंड के अरब सागर में अपसंवलन के कारण हुआ। किसके कारण हुआ है ब्लॉक पर्वत का निर्माण, जो अनायमुडी है? अपसंवलन के कारण। पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ी नुमा क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। याद रखेंगे, पश्चिमी ढाल क्या है? तीव्र और खड़ा है, और पूर्वी ढाल क्या है? मंद एवं सीढ़ी नुमा है, जो नीचा होता हुआ पठार है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैल एवं गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट और नीस शैलों से निर्मित है। तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक क्या है? बेसाल्ट शैल और गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट और नीस शैल से निर्मित है। नन्नामलाई पहाड़ियां आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के कुछ जिलों में हैं। तो नल्लामलाई पहाड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ जिलों में है। ये पहाड़ियां कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य स्थित है। तो नन्नामलाई किसके बीच स्थित है? कृष्णा और पेन्नार नदी के बीच। और यह पूर्वी घाट की पहाड़ी एवं पूर्वी घाट की पहाड़ी में पूर्वी तटीय मैदान है। तो नल्लामलाई पूर्वी घाट का भाग है, और यह पूर्वी तटीय मैदान है, लगभग समानांतर क्या है? विस्तृत है। जावादी पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में स्थित है। याद रखेंगे, जावादी पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। ब्लू माउंटेन्स के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर स्थित है। तो नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलती है, उसे हम नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। डोडा बेटा 2637 मीटर की ऊंचाई नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। यानी कि डोडा बेटा जो है नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 2637 मीटर। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोडा जनजातियां मिलती है यहाँ। तो डोडा बेटा की पहाड़ियां में कौन सी जनजाति है? टोडा जनजाति। और यह कहाँ है? तमिलनाडु में। अन्नामलाई पहाड़ियां केरल एवं तमिलनाडु की राज्य सीमा पर है। तो याद रखेंगे, अन्नामलाई कहाँ है? केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। और सर्वोच्च चोटी इसकी है अनायमुडी। तो अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी अनायमुडी है। और नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु और केरल एवं कर्नाटक के राज्य में विस्तृत है। और यह पर्वत क्या है? यह एक पर्वत ग्रंथि है। कार्डमम पहाड़ियां दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट, केरल के दक्षिण पूर्वी तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थित है। तो कार्डमम पहाड़ी का नाम इलायची पहाड़ी भी है। तो कार्डमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी दक्षिण भारत के कहाँ है? पश्चिमी घाट में। और कहाँ है? केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से में,
और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम हिस्से में। इस पहाड़ी को इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। किसकी खेती अधिक होती है? इलायची की खेती, इसीलिए हम इलायची की पहाड़ी भी इसे कहते हैं, कार्डमम पहाड़ी को। सेबराई पहाड़ियाँ, सेबराई पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सेलम के पास स्थित है। तो सेबराई की पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु के सेलम। और ये पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा है, यानी कि सेबराई पहाड़ी पूर्वी घाट का हिस्सा है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन, याद रखेंगे, तमिलनाडु का हिल स्टेशन यारकॉड इन पहाड़ियों में स्थित है। तो किन पहाड़ियों में स्थित है? सेबराई की पहाड़ियों में हिल स्टेशन स्थित है, जिसे हम यारकॉड कहते हैं। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी का भाग है। याद रखेंगे, महादेव की पहाड़ियाँ किसका भाग है? सतपुड़ा का भाग है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश एवं बिहार के सासाराम तक है। याद रखेंगे, कैमूर की पहाड़ी कहाँ है? तो बिहार और मध्य प्रदेश, तो बिहार के सासाराम तक फैला है कैमूर की पहाड़ियाँ। तो कैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? मध्य प्रदेश से बिहार के सासाराम तक। गठजात पहाड़ियाँ मुख्यतः ओडिशा राज्य में स्थित है। याद रखेंगे, गठजात पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ओडिशा राज्य में। और यहाँ गोंड जनजाति निवास करती है। तो उड़ीसा में गठजात पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में है और गोंड जनजाति पाया जाता है गठजात की पहाड़ी में। अजंता श्रेणी का विस्तार केवल महाराष्ट्र, तो अजंता का विस्तार कहाँ है? केवल महाराष्ट्र, एक ही राज्य में है, महाराष्ट्र में। रामगिरी पहाड़ियाँ तेलंगाना में स्थित है। याद रखेंगे, रामगिरी पहाड़ी कहाँ है? तेलंगाना में। पूर्वी घाट का हिस्सा है। तो रामगिरी की पहाड़ी किसका भाग है? पूर्वी घाट का। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का भाग है और यह मध्य प्रदेश में एवं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो मैकाल श्रेणी कहाँ है? सतपुड़ा की श्रेणी का भाग है मैकाल, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। पर्वत चोटियां, माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है और ऊंचाई 8,848 मीटर। नेपाल और तिब्बत में स्थित है माउंट एवरेस्ट। 2020 में नेपाल और चीन माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित किया। तो 2020 में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848.86। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला है जो माउंट एवरेस्ट शिखर पर 1984 में चढ़ी थी और सफलता प्राप्त की थी। तो बछेंद्री पाल कब चढ़ी थी? 1984 में। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गॉडविन ऑस्टिन या K2 है। तो भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन या तो K2। और यह कहाँ है? काराकोरम श्रेणी पर स्थित है K2। समुद्र तल से ऊंचाई 8611 मीटर। तो K2 का ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर। K2 पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पोक भारतीय भूभाग का स्थित है। तो पोक में स्थित है या तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है, जो कि कश्मीर का भाग पाकिस्तान के पास है, उसमें है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो सिक्किम राज्य में नेपाल में स्थित है। तो कहाँ है कंचनजंगा? जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहले तो K2 और दूसरा हो गया कंचनजंगा, जो सिक्किम और नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8598 मीटर है। अब यूनेस्को के अनुसार क्या है कि इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। याद रखेंगे, यूनेस्को के अनुसार से कंचनजंगा की ऊंचाई कितना है? 8586 मीटर। 2016 में यूनेस्को द्वारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल में संरक्षित किया गया। तो 2016 में यूनेस्को ने क्या किया? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को क्या किया? विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया। भारत की तीसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी
अब देखो तीसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी क्या है, नंगा पर्वत। और नंगा पर्वत क्या है, तीसरी सर्वोच्च चोटी। और चौथी चोटी जो है वह है नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई कितना है नंदा देवी की, 7817 मीटर। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित है। और नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को द्वारा 1988 में प्राकृतिक महत्व विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया। तो नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान 1988 में यूनेस्को ने क्या किया, विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया। अरावली की सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर। तो अरावली की सर्वोच्च शिखर कौन सी है, गुरु शिखर, 1722 मीटर ऊंचाई है, राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। तो अरावली का जो गुरु शिखर है 1722 मीटर, वह कहाँ है, राजस्थान के सिरोही जिले में। कामेट और त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड में है। तो कामेट और त्रिशूल पर्वत शिखर कहाँ है, उत्तराखंड में। गोसाई थान तिब्बत और नेपाल की सीमा, गोसाई थान कहाँ है, तिब्बत और नेपाल की सीमा। तो तिब्बत और नेपाल की सीमा के निकट स्थित है गोसाई थान। माउंट आबू अरावली का भाग है। तो माउंट आबू किसका भाग है, अरावली पर्वत का। उटकमंड नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। उटकमंड कहाँ स्थित है, नीलगिरी पहाड़ी पर। और दक्षिण भारत का कोडाईकनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में स्थित है। तो याद रखेंगे, दक्षिण भारत का जो है कोडाईकनाल, जो कि तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में स्थित है। तो याद रखेंगे कोडाईकनाल कहाँ है, डिंडीगुल के पालनी पहाड़ी में स्थित है। घाटियां, हिमालय समानांतर श्रेणियों से निर्मित है। हिमालय किससे निर्मित है, समांतर श्रेणियों से। इसे कश्मीर घाटी, दून घाटी, कांगड़ा कुल्लू घाटी, हिमाचल प्रदेश, भगीरथी घाटी गंगोत्री के समीप, मंदाकिनी घाटी केदारनाथ के समीप आदि अनेक घाटियों द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है। तो हिमालय जो समानांतर श्रेणियां से बनी हुई है, इन्हें क्या है, कश्मीर घाटी में, दून घाटी, कांगड़ा कुल्लू घाटी, जो कांगड़ा कुल्लू कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, और भगीरथी गंगोत्री के समीप, और मंदाकिनी घाटी केदारनाथ के समीप अनेक घाटियां क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है। और ये पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र है। किसके लिए है, पर्यटक केंद्र है ये। यहाँ जनसंख्या का जमाव भी पाया जाता है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश और धौलाधर पीर पंजाल श्रेणी में के मध्य अवस्थित है। तो कुल्लू घाटी कहाँ अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश में, और धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियां के मध्य स्थित है। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य, नेलांग कहाँ है, उत्तराखंड राज्य उत्तरकाशी जिले गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। भारत चीन सीमा के निकट सुरम्य नेलांग घाटी है। तो कहाँ है, भारत चीन सीमा के निकट सुरम्य नेलांग घाटी है, जो 1962 युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दी गई और मई 2015 में इसे घरेलू पर्यटक के लिए खोला गया। मरखा घाटी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है, जो 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी प्रसिद्ध घाटी है। समुद्र तल से 2438 मीटर या 24,524 मीटर की ऊंचाई पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड मणिपुर की सीमा पर जूकू घाटी स्थित है। तो मरखा घाटी कहाँ स्थित है, याद रखेंगे, मरखा घाटी कहाँ स्थित है, लद्दाख।
और कब से प्रभावी हुआ? 31 अक्टूबर 2019 से। समुद्र तल से 2438 मीटर या 24,524 मीटर ऊंचाई भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर क्या है? जूकू घाटी, याद रखेंगे। यह घाटी जफू श्रेणी के पीछे है। जफू श्रेणी के पीछे क्या है? जूकू घाटी। सांगला घाटी किन्नौर हिमाचल प्रदेश में है और यह चारों ओर से पर्वतीय चोटियों से घिरी है। तो पर्वतीय चोटियों से कौन घिरी है? सांगला घाटी। और यह कहाँ है? किन्नौर हिमाचल प्रदेश। तो सांगला घाटी किन्नौर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, और चारों ओर से क्या है? पर्वत चोटियों से घिरी है। बसपा नदी इसी घाटी से प्रवाहित होती है। युमथांग या तो युमथांग घाटी गंगटोक सिक्किम की राजधानी में है, लगभग 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह रोडोडेड्रॉन एवं अन्य वनस्पति प्रजातियां से ढकी हुई है। यह घाटी हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो हॉट स्प्रिंग के लिए कौन प्रसिद्ध है? यूथांग या थुमथांग। और किसके लिए प्रसिद्ध है? यह रोडोडेड्रॉन और अन्य वनस्पति के लिए, और यह हॉट स्प्रिंग के लिए भी प्रसिद्ध है, यूथांग घाटी। शांत घाटी या मौन घाटी साइलेंट वैली, यह पलक्कड़ जिले में स्थित है और यह पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ी पर अवस्थित है। तो शांत घाटी या मौन घाटी केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है और यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी घाटी? शांत या मौन घाटी।